नमस्कारम टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पेपर सॉल्यूशन बुचकट 2025। मैं हूं मनन सर। हाफ लाइफ पीरियड फॉर सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू कंप्लीट 100%। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बता के रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और हाफ लाइफ मतलब कि टी हाफ जो है वो 10 मिनट दे रखा है। उसके बाद अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए टाइम जो है वो क्या होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें टी हाफ का एक इक्वेशन आता है, टी हाफ इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई 2K। अगर वो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें K की वैल्यू मिलेगी। अब वो K की वैल्यू जो है वो अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं टी हाफ इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई 2K। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन हुआ। यहाँ पर अगर हम K को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये बन जाएगा R0 डिवाइड बाई 20। यहाँ पर R0 जो है उसको हम 100 ले रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास 100% कॉन्सेंट्रेशन था और कोई स्पेसिफिक टाइम टी के ऊपर अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है तो अब जरा भी कॉन्सेंट्रेशन बाकी नहीं होगा, मतलब वहाँ पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर सोच ले 100 माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ पर K की वैल्यू जो है वो R0 डिवाइड बाई 20 है। R0 हमने लिया था 100, तो 100 डिवाइड बाई 20 यहाँ पर रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग 20 मिनट जो है वो आंसर आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन एक और तरीके से भी यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज दिस वन। मतलब टी हाफ हमें दे रखा है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन ए लिविंग ट्री। मतलब 20% जो है वो कंज्यूम हो चुका है, सिर्फ 80% जो है वो बाकी। Which is the correct formula for age of the sample। अब जो भी सैंपल है उसकी एज के रिलेटेड क्या बताया जा सकता है। अब एज जो है वो टाइम में निकालेंगे तो ऑब्वियसली पहले तो कोई भी रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से फॉलो होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के बारे में। जो टी का इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा 2.303 बाई K log R0 डिवाइड बाय RT। यही इक्वेशन यूज करके पूरा डेरिवेशन यहाँ पर बता के रखा है। जैसे टी हाफ अगर 0.693 बाई K है तो K को सब्जेक्ट बना लेंगे, टी हाफ की वैल्यू उन्होंने दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा फर्स्ट। अगर यहाँ पर हम K वाला इक्वेशन यूज करते हैं 2.303 बाई T log R0 बाई R, उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सोच लेते हैं 100% और अब जो है वो 80% बाकी है, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 80। अब यहाँ पर K जो है उसकी वैल्यू रख ली हमने 0.693 डिवाइड बाय 5730, जो कि यहाँ पर से ली है हमने इक्वेशन 1। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी हुई है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल आंसर मिलेगा ये जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं 43। According to Arrhenius equation, which of the following statement is correct? Arrhenius के अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। अब देखो चार जो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक बात जो सोचने जैसी है। Arrhenius के इक्वेशन में एक बात आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में और दूसरी बात आ रही है टेम्परेचर के बारे में। अब सिंपल लॉजिक से समझो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये इन जनरल बात है कि कोई भी रिएक्शन है उसका रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा जल्दी से वर्क करने लगेंगे, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। दूसरी बात, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही दोनों बातें हैं जो यहाँ पर दे रखी हैं ऑप्शन सी के अंदर। इसी को थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन देखते हैं जो कि आर्हेनियस इक्वेशन है, तो उसमें K इक्वल्स A इंटू 1 डिवाइड बाई E रेस टू EA बाई RT ऐसा भी सोच सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ नेगेटिव में थी यहाँ पर वही चीज़ हमने पॉजिटिव में सोच ली।
अब इसमें टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम हो गई, मतलब ओवरऑल रेट बढ़ जाएगा। सेम वे अगर हम EA की वैल्यू बढ़ा देते हैं, EA जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई, तो यहां पर E जो टोटल वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी। अगर यहां पर वैल्यू बढ़ गई तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ चुकी है, इसलिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 44, सिलेक्ट करेक्ट रिएक्शन फॉर द गिवन रेट। जैसे ये रिएक्शन है तो उसके लिए सही वाली रिएक्शन कौन सी होगी। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये सोच लेते हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं जिसमें यहाँ पर -6, -4, 3 और 4 दे रखा है, अगर आपको याद है तो रूल के अकॉर्डिंग 1 के डिवाइड में वो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो हमें जो भी अवेलेबल ऑप्शन दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम सर्च करते हैं तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर बनेगा। अब वो कैसे, तो पहले समझते हैं। मान लो अगर ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं मैं 1/2 -1/2 रख लेता हूँ, जो फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा। सेम वे बी के अकॉर्डिंग -1/3 हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग 1/4 और 3 के अकॉर्डिंग 1/3। अब इस पूरे को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -6, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा 3 एंड ये बन जाएगा 4। अब ये जो है वो तो वही डेटा है जो कि हमें यहाँ पर दे रखा था, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट, द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड इज MnF4 whereas द हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। अब उसका रीजन क्या है, तो ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बन सकते हैं, जबकि फ्लोरीन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेटल हुज डाइवैलेंट आयन हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम √35। अब देखो √35 का आंसर अगर हमें डायरेक्टली पता नहीं है तो आप सोच के देखो उसके नज़दीक का कोई डिजिट जिसका आंसर हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल √36 जो है उसका आंसर क्या होता है, तो वो आपको पता होगा कि वो जो है वो 6 होता है। तो ये √35 है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, √35 का आंसर जो है वो 5.92 ये हो जाता है। अब ये जो है वो कैसे आ रहा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले 5 पॉइंट समथिंग आने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर जो भी अवेलेबल डेटा है उसमें अगर हम चेक करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही केस था Mn, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको आप चेक कर सकते हो। सिंपली अगर Mn सोचते हैं तो 25 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d5 4s2। अब अगर इसका हम डाइवैलेंट आयन बनाते हैं, डाइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है, तो ये बन जाएगा Mn जिसका एटॉमिक नंबर 25 है 2+। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, तो 4s में से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पर आर्गॉन 3d5 बचेगा। अब ये 3d5 जो है वो किस तरीके से अवेलेबल होंगे, तो d ऑर्बिटल के अंदर ये कुछ 1 2 3 4 और 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू 5.92 हो जाएगी, जो कि √35 bm के इक्वल होगी। फिर नेक्स्ट, इन एसिडिक सॉल्यूशन MnO4 2- कन्वर्ट्स इनटू MnO4 2-, इसको बोला जाता है मैंगनेट आयन। ये मैंगनेट आयन जो है वो डिसप्रपोर्शनेट होता है और हमें 2 चीजें मिल रही हैं, MnO4- एंड MnO2। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, What is the oxidation state of Ti in Ziegler catalyst? अब Ziegler catalyst जो है वो उसमें TiCl4 आ जाता है, तो यहाँ पर जो है वो TiCl4 में Cl जो है उसका ओवरऑल चार्ज अगर -4 है तो Ti का चार्ज क्या होना चाहिए, +4, क्योंकि ओवरऑल जो है वो तो न्यूट्रल है।
फिर ऐसे ही नेक्स्ट, if this complex shows facial and meridional isomers, identify values of x and y. अब अगर यहाँ पर फेशियल एंड मेरिडियनल बनता है तो इसके लिए कंपलसरी है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो ME3B3 टाइप का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर x एंड y की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए, तो आंसर जो है वो D सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था इसमें दो ऑप्शन सिमिलर वाले हैं, दोनों में सेम बातें बता रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसको ग्रेस में कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि अगर Cl की बात करते हैं तो वो वीक लिगेंड है। तो Cn के केस में रीअरेंजमेंट होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जबकि अगर NiCl4 की बात करते हैं तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में भी सोचा जा सकता है। यहाँ पर Ni जो है उसका चार्ज हो जाता है 2+, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आर्गॉन 3d8 हो जाएगा। 3d8 को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम MnCn4 के बारे में सोचते हैं तो 4 लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा और DsP2 ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर इस केस की बात करते हैं तो DsP2 वाला हाइब्रिडाइजेशन, जबकि अगर MnCl4 की बात करते हैं तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर वाले शेल में भरते जाएंगे 4s एंड 4p में। तो ये 3d था, फिर 4s एंड 4p। जब इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएंगे तो 4 लिगेंड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग sp3d2 वाला हाइब्रिडाइजेशन, sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो है वो बाहर का शेल है, फोर्थ शेल मतलब बाहर का शेल। अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे काउंट करते हैं तो फोर्थ शेल जो है वो बाहर का शेल है, इसलिए इससे जो कॉम्प्लेक्स बना उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। जबकि इसके केस में जब देख रहे हैं तो अंदर का एक शेल यूज होगा, 3d जो थर्ड शेल था उसकी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे गए थे, तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसके बारे में सोचा गया है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ पर सोचते हैं पोटेशियम टेट्रा ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। तो ध्यान से देखो, पोटेशियम ये है, ये हमें पहले से पता है, एल्यूमिनियम है और ऑक्जेलेट है, और वो भी ट्राई ऑक्जेलेटो है, ये भी हमें पता है। अब हमें ये सोचना होगा कि पोटेशियम जो है वो कितने हैं। तो इतना सोच के देखो, यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि एल्यूमिनियम का चार्ज 3, कैसे, यहाँ पर 3 दे रखा था, यहाँ पर ऑक्जेलेटो जो है वो थ्राइस दे रखा था और इसका चार्ज होता है -2, तो इसका ओवरऑल चार्ज -6 बनेगा, ये भी हमें पता है। अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होता है। अगर इनका ओवरऑल चार्ज 0 है, इसका +3, इसका -6, तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए, +3। +3 चार्ज होने के लिए कितने पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, तो 3 पोटेशियम की, तो इसलिए यहाँ पर K3Al थ्राइस आ जाएगा। अब इस केस में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 पोटेशियम और एक पूरा का पूरा ब्रैकेट, मतलब टोटल 4 स्पीसीज हो गए जो कि डिसोशिएट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 4। According to crystal field theory, for which of the following coordination entities delta O is maximum? अब यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, जैसे देखने से ही पता चल जाएगा, Cn जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा होगी। डेल्टा O की गैप Cn वाले कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा। Which of the following compound is not allylic halide? ये क्वेश्चन भी ग्रेस में गया था, लेकिन इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये आंसर बन सकता है। बाकी जो है वो एलाइलिक हैलाइड है,
लेकिन ये सेकेंड डी वाला जो ऑप्शन है वो एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा। इसको समझते हैं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इसके बारे में देखें तो सबसे पहले 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल, 2 इन मतलब यहां पर डबल बॉन्ड। अब ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ है वो तो sp3 वाला है और उसका नेबरिंग है वो sp2, मतलब ये तो एलाइलिक हो चुका है। नेक्स्ट बी देखते हैं, बी में क्या आ रहा है। तो यहां पर भी ब्यूट की बात कर रखी है, हम 4 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 ब्रोमो, यहां पर ब्रोमीन कर दिया हमने। फिर बता रहे हैं 2 इन, अगर ये 1 2 3 4 ऐसे हो तो 2 इन मतलब ये हो जाएगा। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ है वो sp3 वाला हुआ और उसका नेबरिंग sp2 वाला हो गया, मतलब ये भी एलाइलिक कार्बन कहा जा सकता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी जो है उसमें भी यहाँ पर ब्यूट की बात कर रखी है, तो 4 कार्बन होने वाले हैं, 4 कार्बन बना दिए। 3 ब्रोमो है, अगर ये 1 2 3 4 ऐसे सोचा जाए तो 3 पे ब्रोमो ऐसे होगा। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, CH3 ऐसे कर दिया हमने। ब्यूट 1 इन मतलब डबल बॉन्ड यहां पर होगा। अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है, ये वाला कार्बन, वो हो गया sp3 और उसका नेबरिंग कार्बन वो sp2, तो ये भी एलाइलिक कार्बन कहा जा सकता है। अब लास्ट वाला केस देखते हैं, डी वाला। ये जो केस है इसके अंदर भी ब्यूट की बात है, तो फिर से 4 कार्बन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल, हम यहाँ पर सोच रहे हैं 1 2 3 4 वाली नंबरिंग। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हैलोजन वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन जो है वो एलाइलिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोहेलोअल्केन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसके अकॉर्डिंग 4 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे, थोड़ा समझते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोहेलोअल्केन। मोनोहेलो मतलब जिसमें एक ही हेलोजन है, ऐसा अल्केन ही है ऐसा। शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या है, तो कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब अगर हम सोचते हैं कि कोई एक ही कार्बन के रिलेटेड हेलोजन हो, मतलब मोनोहेलो कंपाउंड हो, तो वो ये होगा। अब इसमें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 सिमिलर एटम हो गए। मान लो 2 कार्बन के रिलेटेड सोच ले, CH3 CH2 Cl, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो कोई कायरल कार्बन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब ये भी नहीं है। मान लो 3 कार्बन के रिलेटेड सोच ले, सपोज CH3 CH3। अब यहाँ पे अगर Cl लगा दे तो यहाँ पर देखो ध्यान से, CH3 CH3। इस केस में यहाँ पर जब देखेंगे दोनों CH3 सेम हो गए, इसके साथ ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये जो कार्बन है उसकी 2 वैलेंसी तो सिमिलर हो गई, ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट चेक करते हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ अगर हम 4 कार्बन के रिलेटेड कोई स्पीसीज सोच ले जिसमें मिनिमम एक हेलोजन हो, जैसे यहाँ पर हम हेलोजन सोच ले, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 हुआ, ये CH2 एंड ये CH3। तो ये वाला जो कार्बन है उसके साथ एक CH3, एक CH2CH3, एक हाइड्रोजन एंड एक Cl, मतलब ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से सेटिस्फाइड हो तो हम कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट एक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो इसमें जो भी अवेलेबल डेटा है उनके बारे में जब चेक किया जाए तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो बल्कियर ग्रुप्स हैं, या फिर इसमें चेक करोगे तो पता चलेगा इन सभी में ब्रांचेज आ रही हैं, तो ये तीनों नहीं हो सकते। जबकि ये बहुत सिंपल सा है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन,
यहाँ पर सिंपल से 1 2 3 और 4 कार्बन हो जाएंगे और उसमें 1 ब्रोमो है, मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा डी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट, डैश कंपाउंड इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एयर और लाइट के प्रेजेंस में कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोनिल क्लोराइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है क्लोरोफॉर्म, लेकिन अवेलेबल ऑप्शन में तो कहीं पे क्लोरोफॉर्म है ही नहीं। हाँ, क्लोरोफॉर्म को एक और नाम से भी बताया जा सकता है और वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर हम एक कार्बन के रिलेटेड 3 क्लोरीन वाली एक स्पीसीज के बारे में सोचते हैं तो यही तो बनता है CHCl3, जो कि है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई R डैश, R डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दे रखी है और उसमें ये जो बन रही है वो प्रोडक्ट है। तो अगर इतना कुछ दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड करना है कि ये R डैश, R डबल डैश या R ट्रिपल डैश जो है वो चीज़ें क्या है। यहाँ पर देखते हैं, ये जो प्रोडक्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसको ऐसे बताया जा सकता है। आप सोच के देख लो, अगर मैं कार्बन की नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे ऑल आ रहा है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये स्पीसीज हो गई। इसी को ऐसे भी बताया जा सकता है। अब ये जो स्पीसीज है उसके अंदर कार्बन के साथ जो 3 स्पीसीज अटैच होने वाली हैं, R डैश, R डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश, वो कौन कौन सी होगी? तो यहां पर से देखो, एक स्पीसीज है CH3, दूसरी भी CH3 और तीसरी CH2CH3। मतलब हमें इतना ही चेक करना है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये 2 CH3 और एक CH2CH3 जो है वो अटैच्ड हो, मतलब वो आ रखे हो। तो जैसे CH3, C2H5 एंड CH3, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में ऐसे भी सोचा जा सकता है। मान लो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर R डैश अलग हो जाएगा, R डैश अलग हो जाएगा, MgX अलग हो जाएगा, बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, R ट्रिपल डैश, फिर कार्बन R डैश, R डबल डैश, फिर ऑक्सीजन MgX के साथ। और यहाँ पर अगर H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर इतने के साथ OH चला जाएगा और H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, R ट्रिपल डैश, कार्बन R डैश, R डबल डैश, OH प्लस MgOHX। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन देख रहे हो आप, ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कार्बन के साथ जो 3 जुड़ी हुई स्पीसीज हैं वो कौन सी हो सकती हैं, तो यही 3 हो सकती हैं, तभी जाके वो इस तरीके का अल्कोहल बनेगा। तो 2 CH3 और एक C2H5 होना चाहिए। नेक्स्ट, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है और वो भी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जिससे कि हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल रहा है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है उसी को क्यूमीन भी बोला जाता है। ये क्यूमीन जो है, अगर आपको याद है तो ये कुछ इस तरीके से बताया जाता था। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ इस तरीके से बना रहे थे हम। तो ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन है। और क्यूमीन से हमें कुछ Y और Z बन रहा है, मिल रहा है। अगर आपको याद है तो ये क्यूमीन मेथड जो है वो फिनॉल बनाने की मेथड थी। फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH बनाने की मेथड। अब ये जो फिनॉल बनता है तो इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या होती है, तो वो होता है एसीटोन। अगर ये रिएक्शन आपको पहले से पता है तो इसके रिगार्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर एसीटोन एंड फिनॉल ये दोनों आ रहे हो, ऐसे कितने ऑप्शन हैं, तो एसीटोन एंड फिनॉल आ रहे हो, ऐसे 2 ऑप्शन है A एंड C। अब A और C में से हमें चेक करना हो तो अगर हम यहाँ पर X की जगह पर ये ले लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगी,
तो बन जाएगा इथाइल बेंजीन, लेकिन यहां पर तो बताया है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो आंसर आ जाएगा सी वाला जो कि है प्रोपाइल क्लोराइड। अब वो कैसे, तो समझते हैं। मान लो ये जो प्रोपाइल क्लोराइड है CH3 CH2 CH2Cl, उसकी अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन हो जाए तो ये Cl माइनस के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा कैटायन जो कि है प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के इसी में से हमें मिल सकता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग CH3 CH CH3 और ये प्लस बन सकता है जो कि है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपेयर में सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसी के अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन बनेगा और उसके बाद बेंजीन के साथ जुड़ के हमें क्यूमेन मिल जाएगा, फिर उसी से आगे प्रोसेस होकर के फिनॉल एंड एसीटोन। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन जो है शुरुआत होती है सुक्रोज से। सुक्रोज जो है उसकी रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज, जिससे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल रहे हैं, और उसके बाद ग्लूकोज की रिएक्शन हो जाती है जाइमेज के साथ, जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिल रही है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऐसे आगे इथेनॉल के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमें मिल रहा है डाई इथाइल ईथर, और इसी रिएक्शन के बारे में हमें बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दो इथेनॉल जो है CH3 CH2OH CH3 CH2OH, ये जो दो इथेनॉल हैं उनके अंदर से H2O रिमूव होगा और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर दो इथेनॉल मॉलिक्यूल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब ये रिएक्शन जो है वो बायोमोलिकुलर तो होगा ही होगा। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन करता है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। फिर ऐसे ही आगे यहाँ पर कुछ सजेशन है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वेनिलीन। ये एज इट इज एक मॉलिक्यूल की बात आती है, इसमें कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, तो CHO, OH एंड OCH3 ये ग्रुप्स वेनिलीन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रॉपर रिएजेंट साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अब इससे हमें मिल रहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, मतलब इसमें से ये मिल रहा है। तो अगर इसमें से कोई अल्कोहल है उसमें से हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, थोड़ा सोच के देखना। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब माइल्ड वाले भी यहाँ पर थोड़े कुछ और हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा अच्छा वाला कौन सा है, तो ये जिसको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर PCC यूज करेंगे तो ये रिएक्शन बड़े आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन इनके अगर फॉर्मूला हम देखते हैं तभी हमें पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये है बेंजोफिनॉन और यहाँ पर एसिटोफिनॉन अगर देखा जाए तो एसिटोफिनॉन जो होता है उसमें ये एसिटोफिनॉन जो है वो C6H5 COCH3 और बेंजोफिनॉन अगर देखा जाए तो C6H5 CO C6H5 ऐसे हो जाएगा ये बेंजोफिनॉन। अब इन दोनों में से देखते हैं तो एसिटोफिनॉन के अंदर COCH3 ग्रुप है जो कि मिथाइल कीटोन बोला जा सकता है। और अगर आपको याद है तो मिथाइल कीटोन जब प्रेजेंट होता है तो एक रिएक्शन की जा सकती है जो कि है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके रिएजेंट थे NaOI या फिर उसी को NaOH + I2 के तौर पे बताया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट, फॉर विच कंपाउंड pK इज हाईएस्ट।
अब pK जो है वो अगर हाईएस्ट होगा तो Ka सबसे कम होगा। Ka सबसे कम मतलब वो वीकेस्ट एसिड होना चाहिए। अब जो अवेलेबल ऑप्शन है उसके अंदर अगर देखा जाए तो वीकेस्ट कौन सा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर ये जो है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जबकि इसमें ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इससे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे तो कुछ सिनारियो ऐसा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन को H+ के तौर पे रिलीज करना आसान हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े, जो एसिड हैं वो वीक होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पर जो था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप जुड़ा था, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा था, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट, ऑर्थोमिथाइल बेंजेमाइड जो है उसमें से हमें कोई प्रोडक्ट मिल रही है, तो ये वाली रिएक्शन है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले तो ये रिएक्शन जो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अगर आपको पता है तो NaOH प्लस Br2 जो है वो इसी रिएक्शन में यूज हो रहे थे। ये बात एक याद भी रख लेना, ये बेस और Br2 मतलब ये इस तरीके से जो आ रहा है ना, एक तो आ रहा है हेलोफॉर्म वाली टेस्ट में और दूसरा हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑर्थोमिथाइल बेंजामाइड है। ऑर्थोमिथाइल बेंजामाइड कुछ ऐसा बताया जा सकता है, CONH2 और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। अब अगर इसकी हम रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, तो रिएक्शन से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा। अब यहाँ पे इसके बारे में एक सेकेंडरी एमाइन वाला आइसोमर बन सकता है, वो कैसे, तो यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पर अगर हम NHCH3 रख लेते हैं तो ये वाला आइसोमर बन जाएगा। तो ये जो है ये इसके आइसोमर्स कहे जा सकते हैं। ये वाला जो है वो प्राइमरी एमाइन वाला था, जबकि ये वाला सेकेंडरी एमाइन, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है उसके साथ 2 बॉन्ड बनेंगे, तो ये सेकेंडरी एमाइन वाला एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव एमाइन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl इज। अब डाइल्यूट HCl के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला बेस कौन सा होगा, तो सबसे पहले डाइल्यूट HCl मतलब एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए अच्छा वाला बेस ढूंढना होगा हमें। जो अच्छा सा बेस है वो आसानी से रिएक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मिथाइल वाला जो केस है ना, मिथाइल, उसमें एक ट्रेंड बनता है जो कि 3 बातों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ये जो ट्रेंड है वो S, H एंड I मतलब स्टीयरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों के अकॉर्डिंग सोचा जा रहा है, और वो है ये वाला ट्रेंड। अब इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर सेकेंडरी है तो वो सबसे ज़्यादा आसान है, या फिर प्राइमरी है तो वो कम बेसिक है, जबकि टर्शरी उससे भी कम बेसिक होगा। और इसके कंपेयर में अगर हम एनिलीन देखते हैं तो ये इन तीनों से भी कम बेसिक होगा, क्योंकि जो फिनाइल ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पर ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो बेंजीन है जो Na2 के साथ जोड़ के रखा है, वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो नाइट्रोन वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा, तो ये तो अच्छा सा बेस हो ही नहीं सकता। अब हमें सिर्फ अवेलेबल 3 ऑप्शन में से चेक करना था, और मिथाइल के रिगार्डिंग ये ट्रेंड एज इट इज टेक्स्ट बुक में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाला जो केस है मतलब CH3 ट्वाइस NH, वो वाला आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट, assertion only small amount of HCl is required in reduction of nitro compound with iron scrap. रीजन क्या है? FeCl2 formed gets hydrolyzed to release HCl during the reaction. दोनों बातें सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर जो FeCl2 बन रहा था वो पानी के साथ की रिएक्शन से FeOH ट्वाइस देता है और HCl जो है वो रिलीज हो जाता है. रिएक्शन बैलेंसिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पर जो HCl बन रहा है वो रिएक्शन में फिर से यूज हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑरेंज डाई बाय कपलिंग रिएक्शन. अब ये जो रिएक्शन है उसमें अगर आपको याद है तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड जो है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, उसके साथ की दो रिएक्शन दे रखी थी कपलिंग रिएक्शन के तौर पे. एक रिएक्शन जो है वो फिनॉल वाली रिएक्शन थी और दूसरे वाली रिएक्शन जो थी वो एनिलीन वाली रिएक्शन थी. इन दोनों रिएक्शंस में हम कुछ डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे थे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बेसिक मीडियम था, यहाँ पर एसिडिक मीडियम. इसकी रिएक्शन करने से हमें क्या मिल रहा था? तो ऑरेंज डाई मिल रही थी, जबकि यहाँ पर येलो कलर की डाई मिल रही थी. ये बात हमने ऐसे भी याद रखी थी, OH OH ऑरेंज डाई, तो OOO ऐसे याद रखा था. तो यहाँ पर जो है वो फिनॉल भी आ रहा हो और बेसिक मीडियम भी आ रहा हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल. वैसे नेक्स्ट, डैश न्यूक्लियोटाइड इज नॉट प्रेजेंट इन RNA. यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है, देखो DNA और RNA इन दोनों के अंदर यहाँ पर देखते हैं तो ATCG और यहाँ पर AUCG, मतलब थायमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ DNA में होता है. थायमिन यूरेसिल में नहीं होता, RNA में नहीं होता. और यूरेसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ RNA में होगा, यूरेसिल जो है वो DNA में नहीं होता. वैसे ही आगे देखते हैं, दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड. एमिनो एसिड का एक जो सीक्वेंस होता है, एमिनो एसिड का जो ऐसा सीक्वेंस होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ऑप्शन सी हो जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन कॉजेज स्कर्वी डिजीज. स्कर्वी डिजीज जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है और विटामिन सी जो है उसको साइंटिफिकली बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. रिएक्शन विथ विच रिएजेंट ग्लूकोज फॉर्म ऑक्साइन. अब ऑक्साइन जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड N डैश OH, ये होता है ऑक्साइन. तो अब ऐसे किसके साथ ग्लूकोज जो है वो ऑक्साइन क्रिएट कर रहा है? तो NH2OH, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमाइन. नेक्स्ट देखते हैं, what will be mass percentage of aqueous solution of NaOH in which mole fraction of NaOH is 0.2. अब ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ है, यहाँ पर से देखते हैं. यहाँ पर हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि हम मोल फ्रैक्शन को मोल के जैसे सोच रहे हैं. तो अगर यहाँ पर NaOH के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.2 दे रखी थी तो उसी के अकॉर्डिंग H2O के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.8 हो जाती, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो तो 1 होती. तो अगर इसको हम मोल के तौर पे सोच ले और मोलर मास हमें पता होना चाहिए, NaOH जो है उसका मोलर मास 40 होगा, H2O जो है उसका मोलर मास होगा 18. तो अगर ये मोल एंड मोलर मास हमें पता चल जाए तो इस कैलकुलेशन से हम उसका मास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास. तो अगर मास को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, तो हमें ये मास मिल जाएंगे. अब ये वाला इक्वेशन था, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. अब ये वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो दे रखा है, इनटू 100 करेंगे, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है इसमें इन दोनों का सम किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35.71%, जो कि है ऑप्शन बी. फिर नेक्स्ट,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो उसके लिए हमें सोचना होगा कि किस केस में पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे CH Cl3 एंड CH3COCH3 उसमें तो नेगेटिव डेविएशन हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। सेम विथ एनिलीन एंड फिनॉल, उसमें भी नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। अब ये जो एक दे रखा है C6H6 एंड टोल्यूइन, मतलब बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब इसमें तो कोई डेविएशन ही नहीं हो रहा। जबकि एक ही ऑप्शन है C जिसमें हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इनमें यहाँ पर सिनारियो ऐसा है कि इथेनॉल एंड एसीटोन अगर सेपरेटली सोचे जाए तो उनमें एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तब वो अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो वेपराइजेशन आसान हो जाएगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन नॉर्मल ऑक्टेन। अभी जो नॉर्मल ऑक्टेन है वो होता है नॉन पोलर, और एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको पता होगी, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो नॉन पोलर कंटेंट है उसमें सबसे ज़्यादा आसानी से कौन डिसॉल्व हो पाएगा, कोई नॉन पोलर कंटेंट। जैसे कि यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सेन जो है वो नॉन पोलर होता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब 1 नंबर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, ऐसे कितने ऑप्शन हैं, तो 2 ऑप्शन थे, A एंड B। फिर दूसरा देखते हैं, KCl जो है वो तो आयोनिक है, मतलब वो तो बहुत अच्छा सा पोलर है, तो उसके बारे में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सेकेंड नंबर जो है, ये सेकेंड नंबर KCl, उसमें सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो, ऐसे कितने ऑप्शन हैं, तो वो भी 2 ऑप्शन थे, A एंड B। अब उसमें हमें बीच वाले जो 2 ऑप्शन बाकी बचे उनके बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पर CH3CN के बारे में जब सोचते हैं तो कार्बन जो है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचा जाए तो नॉर्मली जो होता है 2.5, लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो उस केस में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये बॉन्ड जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और यहाँ पर नॉन पोलर नेचर ज़्यादा हो जाएगा। एक तरीके से बोलेंगे ये कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अगर हम मिथेनॉल की बात करते हैं तो मिथेनॉल नेचर में एसिडिक होते हैं, वो H+ को रिलीज भी कर सकते हैं, तो वो तो थोड़े पोलर हैं ही। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन A जो है उसमें अगर चेक करते हैं तो सेकेंड मतलब KCl, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, फिर थर्ड नंबर मिथेनॉल, फिर 4 नंबर CH3CN, और सबसे लास्ट में आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, डैश सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विथ रेफरेंस टू फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। अब ब्लड सेल जो होता है उसके अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन होता है फ्लूइड का, और वो होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। अब इस कॉन्सेंट्रेशन से अगर कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है तो उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक। इस कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपोटोनिक। जबकि अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो बोला जाएगा आइसोटोनिक। तो यहाँ पर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो है उससे ज़्यादा वाला कॉन्सेंट्रेशन कौन सा दे रखा है, तो वो है ऑप्शन डी, 1.2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2। अब ऐसे केसेस में जब भी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो तो हम इंडिविजुअल आयंस के बारे में सोचेंगे। जैसे H2O जो है उसमें से 2 आयन सोचे जा सकते हैं, H+ एंड OH-। तो ये जो 2 आयन्स हैं उनकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी हो उनका हमें सम चाहिए, और अगर उसके अलावा बाकी कुछ आ रहा है तो उसको माइनस करना होगा। अब वो जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे H+ एंड Cl-, इन दोनों की वजह से जो भी कंडक्टिविटी हो रही है उनको प्लस कर रखा है। अब वो जो है वो ऑप्शन बी में दे रखा है, HCl वाला केस। फिर ऐसे ही NaOH जो है उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी NaOH मतलब Na+ एंड OH- की वजह से, और माइनस में आ रहा है NaCl।
मतलब Na प्लस एंड Cl माइनस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी उनको हम माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, H प्लस एंड OH माइनस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी वो, मतलब आंसर आ जाएगा बी। फिर फॉर डैनियल सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो दे रखा है और Kc जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो जो डैनियल सेल होता है अगर उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तभी जाकर के हम Kc के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका हो तो सेल जो है उसका वर्किंग स्टॉप हो जाता है, मतलब सेल का पोटेंशियल जो है वो हो जाता है जीरो। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर एक इक्वेशन सोचा जा सकता है, नर्स्ट वाला इक्वेशन, जो कि है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ एनोड डिवाइड बाय कैथोड। लेकिन जब हम सोच रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो यहाँ ये टर्म हो जाएगा Kc और ई सेल जो है वो हो जाएगा जीरो। तो जब ई नॉट सेल को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये मिलता है, लेकिन ई नॉट सेल तो हमें दे रखा था, तो अगर उसको लॉग Kc को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिल रही है। अब अगर दोनों साइड एंटीलॉग लिया जाए या फिर ऐसे सोच लो यहाँ पर 10 की पावर में लिखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसी के रिलेटेड डेटा आ जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब इज रिक्वायर्ड। अब ये 2/3 Al2O3 है हमारे पास। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे 1 मोल Al3+ को अगर 1 मोल Al में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए रिक्वायर्ड है 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर मुझे 2/3 मोल ऑफ Al2O3 जो है उसके साथ प्रोसेस करनी है तो यहां पर Al2 है, मतलब Al के आयन हो जाएंगे 2, तो उसके अकॉर्डिंग मोल्स जो है वो क्या हो जाएंगे 4/3, क्योंकि 2 × 2 दैट इज 4 डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ Al3+ जो होंगे उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब सिंपल सा 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 4/3 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जब काउंट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर चार्ज के तौर पे देखा जाए तो 4 × 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज, और वो देख रखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डेल्टा जी एंड ई सेल। अब ये डेटा एज इट इज टेक्स्ट बुक में दे रखा है। डेल्टा जी जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मैटर या फिर सब्सटेंस के ऊपर, जबकि ई सेल जो है वो इस तरीके से डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको ये इक्वेशन याद हो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। अब यहां पर n जो है वो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो तो डिपेंड करेगा कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस के ऊपर, कितना सब्सटेंस है हमारे पास। तो अल्टीमेटली डेल्टा जी जो है वो साइज ऑफ मैटर पे या साइज ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि ई सेल जो है वो ऐसे डिपेंड नहीं करता, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ और मैटर, देन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहां पर ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 11th-12th साइंस या फिर 5 to 10 स्टैंडर्ड्स GSEB, CBSE, ICSE के लिए एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं धवल सर का, और मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।